नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में KVS PRT के 2018 के हिंदी के कुछ प्रश्न। 2018 में जो हिंदी में प्रश्न पूछे गए थे तो इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन बने थे, लेकिन अब जो हम लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में KVS का, तो इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी से PRT में। ठीक है, तो जो पेडागोजी का प्रश्न होगा और गद्यांश और पद्यांश होंगे, तो इस बार उसमें ये भी ऐड किया जाएगा और बाद बाकी आपका ग्रामर क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न हम लोगों का है पहला कि जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है। यहाँ पे देखिए, किसी धर्म का बोध होता है, तो मैंने व्याकरण में पढ़ाया है, संज्ञा चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर करवा दिया है, उसको जाके देख लीजिए। देखिए यहाँ पे धर्म का बोध कराता है, धर्म का बोध कराए, भाव का बोध कराए, गुण का बोध कराए या अवस्था का बोध कराए, तो उसको हम लोगों ने पढ़ा है क्या, भाववाचक संज्ञा। यहाँ आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे देख लीजिए, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिबोधक जातिवाचक संज्ञा शब्दों के सर्वनाम से विशेषण तथा अव्यय किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म असंगत है। यहाँ पे देखिए, अन्न, जल, आचार, विचार, नून, तेल और पीना खाना। यहाँ पे खाना पीना होता तो ये भी सही होता, लेकिन यहाँ पे पीना खाना, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर सही, असंगत है पीना खाना। अब अगला प्रश्न है, देखिए इधर है प्रश्न। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जल पिपासु शब्द में कौन सा समास है। समास चैप्टर बहुत जल्द कवर करवा दिया जाएगा। देखिए, जल पिपासु शब्द में कौन सा समास है, तो जल पिपासु में जल से पिपासु, तो जल से पिपासु तो क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, जिसमें अगर कारक विभक्ति आपको देखने को मिले, अगर उसका विग्रह करते हैं और कारक विभक्ति जैसे आपको ने, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को ले लिए, तो वो जो कारक विभक्तियाँ यहाँ पे आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, ये कारक विभक्तियाँ दी हुई हैं। तो जब आप इसका विग्रह कीजिएगा और उसमें आपका क्या होगा, कारक विभक्ति का लोप होगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, जल पिपासु शब्द तत्पुरुष है। जल पिपासु का समास विग्रह जल से प्यासा होता है, यानी जल पिपासु, पिपासु मतलब प्यासा, जल मतलब जल, जल से प्यासा। यहाँ पे से छिपा हुआ है और ये तत्पुरुष है और ये करण तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सीधे तत्पुरुष पूछा है तो ये तत्पुरुष समास ही होगा। देखिए, तत्पुरुष समास के उत्तर पद प्रधान होते हैं तथा पूर्व पद क्या होते हैं, उत्तर पद के बीच उपस्थित कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। बहुत ही जल्द समास चैप्टर हम लोगों का आने वाला है हिंदी व्याकरण में। आज हम लोग पहले देख लेते हैं किस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति के सटीक अर्थ को दिए गए विकल्पों से चयन करें। तो क्या होगा, आप लोग समझ ही गए होंगे क्या होगा, एक साथ दो या कई दुर्गुणों का होना। ये तो नहीं होगा करेले के बेल का नीम से वृक्ष पर चढ़ना, ये सब नहीं होगा। देखिए, बहुत ही आसान पूछा गया है व्याकरण। अगर आप जितना भी हम पढ़ा रहे हैं व्याकरण का पोर्शन, अगर उतना भी कवर कर लेते हैं तो आपका यकीन मानिए 10 में से 9 क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। और पेडागोजी की भी क्लास चल ही रही है और साथ ही साथ आपका जो गद्यांश पद्यांश होगा इसमें इंक्लूड बहुत जल्द करवाया जाएगा, वो धीरे धीरे सभी चीज़ें करवा दी जाएंगी। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा कितना, एक साथ दो कई दुर्गुणों का होना। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है, यह कथन किन्होंने कहा है। तो यह जो कथन है ये हमारे विश्वनाथ जी हैं, इन्होंने कहा है। तो ये वाक्यम रसात्मक काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है, काव्य लक्षण के विषय में यह कथन आचार्य विश्वनाथ जी का है। ये भी होगा तो कंप्लीट करवा दिया जाएगा, क्योंकि ये मतलब इस हिसाब के प्रश्न एक नंबर के ही बनेंगे आपके। और ये ज़्यादातर आपको जैसे आपने ग्रेजुएशन किया होगा या पीजी किया होगा तो 100 नंबर के आपने अगर अगर आपने हिंदी रखा है या 50 मार्क का ही अगर हिंदी रखा है तो इस हिसाब के प्रश्न आपका कवर हो जाएगा वहाँ से। देखिए, अब अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सा शब्द अर्ध तत्सम है? अर्ध तत्सम यहाँ पे पूछ रहा है ना, कौन सा शब्द अर्ध तत्सम है? आखर, अक्षर, अक्षर, अख, आखर, यही होगा अर्ध तत्सम हो जाएगा हम लोगों का। अर्ध तत्सम, तत्सम नहीं अर्ध तत्सम पूछ रहा है। अक्षर देखिए कहीं ना सभी में क्या है, अक्षर सभी में जुड़ा हुआ है, अख ये सभी में जुड़ा हुआ है, अक्षर अख ये इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, क्ष तो इसमें क्या हो जाएगा, आखर, यही शब्द सही हो जाएगा। देखिए नीचे दिए गए विकल्प में आखर शब्द अर्ध तत्सम है। तत्सम समास का चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो ये सारे डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कामयानी का काव्य रूप माना जाता है? काव्य रूप देखिए याद रखिएगा, ये महाकाव्य है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी लिखा है कामायनी का रचना कौन है? ये कई बार प्रश्न आया है, कामायनी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हिंदी से प्रश्न बनते हैं तो कामायनी से और जयशंकर प्रसाद से जरूर प्रश्न आता है। तो कामायनी एक महाकाव्य है, याद रखिएगा, और इनकी रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की है। छायावाद के कवि कौन हैं? छायावाद के कवि जो माने जाते हैं मुख्य रूप से आधारशिला जिनकी है तो वो जयशंकर प्रसाद ही हैं, याद रखिएगा। तपोवन शब्द में कौन सी संधि है? देखिए तपोवन शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि, स्वर व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि। तपोवन, तप और वन, इसमें आपको संधि ढूंढना है। संधि का भी चैप्टर होगा, पहले समास क्लियर करवा देंगे, उसके बाद संधि का भी चैप्टर जल्द से जल्द करवाया जाएगा। तो तपोवन में जो शब्द है कौन सी जो संधि है वो है, क्या हो जाएगा तपोवन में संधि? देखिए इसका जो संधि विच्छेद करिएगा तपोवन का तो क्या हो जाएगा, इसका जो संधि विच्छेद करिएगा तपह जोड़ वन, तपोवन क्या हो जाएगा, तपह जोड़ वन, तपोवन। तो इसमें क्या आ गया है, विसर्ग आ गया है। तो विसर्ग जैसे ही आएगा तो देखिए विसर्ग संधि का ऑप्शन है, तो विसर्ग संधि का ऑप्शन पहले में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ भी दिया है तपोवन शब्द में विसर्ग संधि है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए खड़ी बोली हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आ जाती है? तो खड़ी बोली जो आती है, खड़ी बोली आ जाती है हमारा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाती है, और पश्चिमी हिंदी जो आती है वह शौरसेनी अपभ्रंश से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। शौरसेनी देखिए पश्चिमी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश से लिया गया है, और इसमें के अंतर्गत क्या उपभाषा आ जाती है, खड़ी बोली आ जाती है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उस मूल ध्वनि को जिसके खंड न हो सके उसे क्या कहते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा है वर्ण है ना, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं भाषा की। और ये भी याद रखिएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, ये भी कई दफ़ा प्रश्न आया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है, और इन ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। अभी हालांकि आप लोग स्टैंडर्ड क्लास में चले गए हैं और टीचर बनने जा रहे हैं, तो ये याद रखिएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है ध्वनि होती है, इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। ये बच्चे वाली क्लास की है, जब हम लोग 5th 6th में थे तब हम लोग पढ़ते थे। उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, तो उसको वर्ण कहते हैं। अब देखिए ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न आ गया, 20 प्रश्न हो गए, 20 प्रश्न हम लोगों का हिंदी का हो गया। तो चलिए फिर इंग्लिश या किसी और सब्जेक्ट का भी देखा जाएगा आगे क्लास में। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम लोग पेडागोजी क्लास के भी क्वेश्चन आंसर करेंगे, मतलब पीआरटी में जो क्वेश्चन आंसर करवाए गए हैं सभी सब्जेक्ट के धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे, और उसमें ये देखा जाएगा कि किस हिसाब से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और धीरे धीरे करके हम लोग सारी तैयारी कर लेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। और एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है, देखिए फरवरी और मार्च के बीच कभी भी डेट आ सकता है। अभी 10 फरवरी का स्टार्टिंग डेट रखा गया है, बाद बाकी जब कभी भी एग्ज़ाम हो देखिए कब होता है।